राउंड केबल आज अभी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, ठीक ना, फिर जी। शाम में एक चैप्टर और ख़त्म कर लेंगे। जी। तो अभी आप निकाल लीजिए चैप्टर नंबर निकल गया सर, 21। निकला रेडी। हाँ, जी। तो अभी सबसे पहले हम लोग अंडरग्राउंड केबल के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कहानी की तरह सुनेंगे, ठीक ना भाई। जी। तो थोड़ा सा मैं अपने नोट्स के साथ एक तरीके से करवा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका जो पावर है एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए हम लोग क्या चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाना पड़ता है, ठीक है। तो जी। इसको हम लोग भारत में दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन लगा लीजिए या तो फिर कहीं अंडरग्राउंड केबल लगा लीजिए, ठीक है। जी। तो कुछ लिमिटेशन है अंडरग्राउंड केबल्स में, जैसे आपका ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा और इसमें आप ज़्यादा हाई वोल्टेज एक तरीके से नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिकॉज तीनों कंडक्टर जो होगा तीनों फेज़ का RYB वो काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है ना। तो तीनों का अगर आपको इंसुलेट करना होगा तो वहाँ पे आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी हाई रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कहिए ऐसा इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी हाई हो और वो काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जी। तो अभी अंडरग्राउंड केबल को भारत में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं और लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा का पूरा वोल्टेज क्या किया जाता है, स्टेप डाउन करके आगे ट्रांसफ़र किया जाता है अपने कंज्यूमर तक, ओके। तो जी। इसका हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा, तो एक तरीके से डेंस वाले एरिया में, मतलब जहाँ पे कहिए काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ इलाका है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, मतलब जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे कहिए ट्रांसमिशन लाइन यानी ओवरहेड लाइन बिछाना ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, ठीक है ना भाई, वहाँ पे रिस्क ऑफ जी। लाइफ हो जाता है, ओके। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग अंडरग्राउंड केबल को यूज़ करेंगे। अब हम लोग आते हैं अंडरग्राउंड केबल जो भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चर जो भी बना रहा है इसको, उसको क्या क्या चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें भाई कि इसका कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, जी। क्योंकि हम लोग को पावर ट्रांसमिट करना है तो जो भी हम लोग वायर यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉपर या फिर एलुमिनियम, वो क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए और ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल जी। कैसे बनता है, जैसे आप तार छीलिएगा ना, जो भी हम लोग वायरिंग के लिए वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं तार छीलने पे आपका पतला पतला बहुत सारा तार होता है, राइट। तो जी। हम लोग एक मोटा तार ना यूज़ करके बहुत सारा पतला पतला तार यूज़ करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है कंडक्टर, यानी इसको कितना भी मोड़िएगा ना तो टूटेगा नहीं, जी। ख़राब नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम लोग सॉलिड कंडक्टर डाल देंगे उसमें तो ज़्यादा मोड़ माड़ करने से टूट जाएगा, ठीक है ना। जी। और हम लोग जो भी जैसे ट्रांसमिशन लाइन में जो यूज़ करते हैं ना, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, फिर कहिए जो हम लोग पहले अपने कॉलोनी में भी देखते थे, जो भी हम लोग के कॉलोनी में 3 फेज़ 4 वायर आता था, उसको स्टैंडर्ड कंडक्टर बोलते थे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, ऐठा हुआ, ठीक है, पतला पतला, मतलब 6 7 उसमें एलुमिनियम वायर रहता था और वो सारा का सारा क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ऐठा हुआ रहता था, ठीक है। तो ऐसे करने से पहले तो फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, आपको उसका स्ट्रेंथ बढ़ा दिए, ठीक है। और एक तरीके से उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपने पतला पतला वायर यूज़ किया तो हर एक वायर क्या अपने आप में कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, राइट। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करने से आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है और करंट कैरिंग कैपेसिटी उसका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो खासियत होना चाहिए इसमें आपका भाई, ओवर हीटिंग का इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर आप गुड कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो ओवर हीटिंग यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ओवर हीटिंग हो रहा है इसका मतलब सीधे सीधे कहिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है और वोल्टेज ड्रॉप वो ज़्यादा करेगा, राइट। और अंडरग्राउंड केबल में खासकर हीटिंग इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों कंडक्टर काफ़ी नज़दीक नज़दीक है और तीनों के ऊपर हम लोगों ने एक तरीके से इंसुलेशन प्रोवाइड किया था। अगर वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने लगेगा तो जो आपने पेपर इंसुलेशन यूज़ किया है वो ख़राब हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, मतलब जो भी हम लोग तीनों फेज़ के कंडक्टर के ऊपर जो भी लेयर चढ़ाएंगे पेपर का, वो अच्छा खासा थिकनेस होना चाहिए वोल्टेज के हिसाब से, ठीक ना भाई, समझ गए, जो भी आप वोल्टेज यूज़ कर रहे हो उस बेसिस पे। साथ में जो है आपका ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे आर्मरिंग ये सब होना चाहिए, ताकि इसको कभी भी मतलब जैसे ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं तो जो भी ऊपर में अपने मिट्टी ये सबसे दबाया हो उसका प्रेशर पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर कोई हैवी गाड़ी ये सब चलेगा तो उसके चलते ये ख़राब ना हो जाए, ठीक है ना। तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन देने के लिए यानी रफ़ होना चाहिए भाई, ठीक है ना, रफ़ एंड टफ होना चाहिए। और क्योंकि ये ज़मीन के अंदर बिछाया हुआ गया है तो सीधी सी बात है, ज़मीन में क्या होता है, हमेशा नमी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉन हाइग्रोस्कोपिक रखेंगे। नॉन हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब क्या, इसमें कहीं से भी पानी ये सब का रिसाव नहीं होना चाहिए अंदर में, ठीक ना, क्योंकि पानी अगर रिसने लग गया तो सीधी सी बात है, जो अपने पेपर इंसुलेशन यूज़ किया नहीं, जो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो उसका ख़राब कर देगा, ठीक है, और कंडक्टर आपका फेल हो जाए, नहीं वहाँ पे फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे आप देखिए किसी भी डेड बॉडी को आप ज़मीन में अगर दफना देते हैं
तो देखते हैं ना कुछ दिन के बाद उसमें कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, राइट, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग सीधे सीधे कहेंगे कि जो भी अंडरग्राउंड केबल हम लोग बिछा रहे हैं उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स ये सब रह रहे हैं ना, छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसको एक तरीके से ख़राब ना करें, ठीक ना भाई। इसका हमेशा जो फिजिकल स्टेबिलिटी है जो हम लोगों ने डालने से पहले उसका जो बनाया हुआ वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। ओके, तो इतना सारा खासियत होना चाहिए एक अंडरग्राउंड केबल को बनाने से पहले, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। तो केबल का क्या क्या कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसके लिए आप ये बुक खोल लीजिए आर के राजपूत वाला, ठीक ना भाई। तो इसमें आप देख सकते हैं फ़ोटो, जैसे तो ये 3 कोर केबल दिखाया गया 3 फेज़ के लिए, ठीक ना। लेकिन फिर भी समझिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं 3 तार दिखाया गया ना, RYB, मतलब 3 फेज़ के लिए हम लोग अगर यूज़ करके, आपको पता है भारत में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है हमेशा 3 फेज़ में ही चलता है, ठीक है। तो ये आपका बीच में क्या है, सेंटर में हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, तीनों कंडक्टर के ऊपर हम लोग पेपर का इंसुलेशन चढ़ाएंगे, ठीक है ना। और क्योंकि पेपर का इंसुलेशन हम लोग गोल गोल लपेट रहे हैं तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, आपका खाली जगह बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको भर देते हैं, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, वॉइड्स बन जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फिलिंग मटेरियल से भर देंगे, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका कंडक्टर मिलेगा, कंडक्टर के बाद पेपर इंसुलेशन मिलेगा, पेपर इंसुलेशन के बाद हम लोग लीड सीथ चढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था लीड सीथ क्या करता है, मॉइस्चर को अंदर आने से रोकता है, ठीक ना भाई, समझ गए। उसके बाद जो लेयर होता है वो बेडिंग कहलाता है। बेडिंग कुछ नहीं भाई, जैसे आप केबल को उठा पटक रहे हैं तो उसको ये एक तरीके से तकिए का काम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं जूट का बना होता है, फैब्रिक जूट ये सब का बना हुआ होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग स्टील का आर्मरर मतलब आर्मरिंग चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपके घर में जो अभी कवर्ड वायर वाला जो सिस्टम चला है ना, देखें यहाँ कवर्ड वायर सब जगह आ गया, डायरेक्ट मीटर में आपका घुसाया गया होगा, ठीक है। तो उस तार को जब आप काटिएगा ना या फिर उसको छीलिएगा तो देखिएगा उसमें पहले क्या होगा, एल्युमिनियम का फिर स्टील का मोटा मोटा तार निकलता है, ठीक है। वो कटता नहीं जल्दी, उसी को आर्मरिंग बोलते हैं, ठीक ना भाई, समझ गए। तो आर्मरिंग आपका एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ पढ़ा ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आर्मरिंग के बाद यूज़ किया जाता है सर्विंग। तो सर्विंग कुछ नहीं आपका ये भी आपका क्या है, जो मटेरियल बेडिंग के लिए यूज़ किया था, ठीक है, फैब्रिक जूट, उसी का आपका सर्विंग भी किया जाता है, मतलब उसके ऊपर एक तरीके से समझिए फैब्रिक जूट का टेप लपेट दिया जाता है, ठीक ना, ताकि इसका लाइफ ज़्यादा हो सके। ओके, तो इतना सारा है मतलब टोटल इसमें 6 पार्ट हैं। कंडक्टर हो गया, पेपर इंसुलेशन हो गया, मेटालिक सीथ हो गया, बेडिंग हो गया, आर्मरिंग हो गया और सर्विंग हो गया, ठीक है। सबका खासियत या फिर कहीं सबका क्या क्या काम है ये आपको पता होगा, ठीक है ना। पेपर इंसुलेशन क्या कर रहा है, तीनों कोर को एक तरीके से इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। मेटालिक सीथ क्या कर रहा है, मॉइस्चर को रोक रहा है। बेडिंग क्या करता है कि इसको कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक ना भाई, ताकि ये काम करता है कभी भी मतलब उस पर लोडिंग ये सब पड़ेगा ऊपर से, तो ठीक है। ओके, अगला है आर्मरिंग। तो ये आपको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि केबल कभी भी आप अनलोडिंग में या फिर कहीं लोडिंग के दौरान उठा पटक रहे हैं तो उससे बचाता है टूटने से, अंदर डैमेज ना हो उसके चलते। और सर्वरिंग का मेन काम होता है भाई कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो भी मतलब बाहर में आपका ये ज़मीन के अंदर डालने के बाद जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके चलते आपका ये अंदर में इसका डैमेज ना हो सके, ठीक है। तो ये सब आपका कंस्ट्रक्शन हो गया अंडरग्राउंड केबल के लिए। अब देखिए, अब जो हम लोग यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पेपर इंसुलेशन, वही ना मेन है, क्योंकि वही क्या डिफाइन कर रहा है, आपके वोल्टेज लेवल को डिफाइन करेगा कि कितना हाई वोल्टेज आप इस कंडक्टर से भेज सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप पेपर इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ खासियत होना चाहिए। क्या क्या खासियत होना चाहिए, तो सबसे पहले हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि कोई लीकेज वहाँ से ना निकले। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या, सीधे सीधे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए भाई, ठीक है ना। ओके, और जो भी पेपर ये सब यूज़ कर रहे हैं उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो पेपर मजबूत होना चाहिए, ठीक ना भाई, समझ गए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, मतलब पेपर में कभी भी नमी ये सब वाला वो एब्जॉर्ब ना करे उसके लिए, ठीक ना, समझ गए बात को। और मान लेते हैं अगर हम लोगों ने पेपर इंसुलेशन या फिर कहिए जो भी इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हो हाइग्रोस्कोपिक है, तो उस केस में हम लोग केबल को पहले क्या करेंगे, यानी जो आपका 3 कोर है ना RYB तीनों फेज़ को एक तरीके से वाटर प्रूफ कवरिंग में डालेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए हम लोग घर में जो अंडरग्राउंड के ये वायरिंग करते हैं उसमें देखते हैं ना प्लास्टिक का पाइप बिछाया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर से फिर आपका तार खींचा जाता है, राइट। तो वही है कि पेपर इंसुलेशन अगर मान लेते हैं भाई वाटर प्रूफ नहीं है तो उसको क्या करेंगे, पेपर लपेटने के बाद उस पूरे कोर को क्या करेंगे, एक कवर कहिए वाटर प्रूफ कवरिंग के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना, समझ गए, इस तरीके का। तो ये सब आपका, और ACDS सब से जो भी है केमिकल रिएक्शन ये सब ना हो, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका बना रहना चाहिए लॉन्ग समय के लिए, ठीक है ना भाई। अब देखिए जो भी हम लोग अंडरग्राउंड केबल में डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं वो रबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद पेपर यूज़ किया जाता है, वार्निश्ड कैम्ब्रिक यूज़ किया जाता है, या फिर कहिए पीवीसी यूज़ किया जाता है। मतलब वोल्टेज के लेवल के हिसाब से आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसुलेशन यूज़ किया जाएगा। कहीं पे पेपर यूज़ करेंगे, कहीं पे रबर यूज़ करेंगे, कहीं पे पीवीसी यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए वोल्टेज के हिसाब से आपका केबल को बांटा गया है। तो इसके लिए आप वही आर के राजपूत 21.2 वाला निकाल लीजिए, है ना, पेज निकला हुआ, ये निकला है। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। तो इसमें भाई वोल्टेज के हिसाब से, जैसे आपका एलटी केबल तो ये 1000 वोल्टेज तक, एसटी केबल तो 11000, सुपर एसटी बोलेगा यानी सुपर टेंशन केबल तो अप टू 33 के वी आप सीधे सीधे याद किए, ठीक है। यानी 1 के वी 11000 के वी 33000 के वी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन तो 33 के वी से लेकर 66 के वी तक, यानी मोटा मोटी आप 66 के वी लिखेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा सुपर लग गया तो ये 132 के वी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो केबल होता है भाई, तो वोल्टेज के हिसाब से आपने देख लिया, ठीक है। अब केबल जो होगा ये दो तरीके का होता है, एक होता है सॉलिड केबल और एक होता है आपका प्रेशराइज्ड केबल, जिसको हम लोग लिक्विड केबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले केबल को फिर से मैं फ्रेम बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना है कि अंडरग्राउंड केबल को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे आज की डेट में, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग उसको लो वोल्टेज पे यूज़ करते हैं, और लो वोल्टेज कहने का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ किया जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोगों ने कुछ खासियत पढ़ा कि अंडरग्राउंड केबल जब भी बनाएंगे तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो आपने देखा ये लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। पेपर इंसुलेशन से जो यूज़ कर रहे हैं वो एक तरीके से नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर हमेशा क्या होता है, नमी ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इस अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो आपने देखा इसमें 6 लेयर होता है। पहले कोर हो गया, उसका फिर आपका पेपर इंसुलेशन हो गया, फिर आपका लीड सीथ हो गया, फिर बेडिंग हो गया, फिर आर्मरिंग हो गया, फिर सर्विंग हो गया, राइट। उसके बाद हम लोगों ने कुछ खासियत देखा कि जो भी हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पेपर हो सकता है, रबर हो सकता है, ठीक है, पीवीसी हो सकता है, वार्निश्ड कैम्ब्रिक हो सकता है, तो इसका कुछ खासियत होना चाहिए। क्या क्या खासियत होना चाहिए, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, ठीक है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए, नहीं जलनशील ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एसिड ये सबसे कभी भी रिएक्शन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना भाई। ओके, अब हम लोग यहाँ पे केबल्स को टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि कितने तरीके के केबल्स जो है आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो केबल्स जो है सबसे पहले हम लोग वोल्टेज लेवल के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एल टी केबल, एच टी केबल, एस टी केबल, समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये आपके वोल्टेज के हिसाब से डिवीज़न हो गया। अब देखिए आगे जब आप पढ़िएगा तो इसी में फिर आप और भी डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सिंगल कोर केबल, सिंगल कोर केबल मतलब क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज रहेगा आपका, मतलब एक ही कॉपर का वायर रहेगा, ठीक है, समझ गए बात को। उसके बाद टू कोर केबल, तो टू कोर कहने मतलब इसमें 2 तार रहेगा, ठीक है। थ्री कोर केबल, थ्री कोर केबल मतलब 3 तार रहेगा। 4 कोर केबल तो इसमें आपका 4 तार रहेगा, क्लियर हुआ। तो इस बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल फेज के लिए यूज़ करना तो सिंगल कोर यूज़ करेंगे, ठीक है। और टू कोर मतलब अगर मान लेते हैं सिंगल फेज विथ न्यूट्रल लेके जाना है तो टू कोर केबल यूज़ करेंगे। अगर मान लेते हैं थ्री कोर केबल यानी थ्री फेज लेके जाना आर वाई बी, सिर्फ न्यूट्रल नहीं, तो वहाँ पे थ्री कोर केबल यूज़ करेंगे, ठीक है। और 4 कोर केबल मतलब आर वाई बी और आपका न्यूट्रल भी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग 4 कोर केबल लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, मतलब डिपेंड करता है कि आपका क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो केबल को हम लोग यहाँ पे वोल्टेज के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, और उसके कंस्ट्रक्शन बेसिस पे डिवाइड कर रहा है कि सिंगल कोर केबल है या फिर कहिए 2 कोर केबल, 3 कोर केबल या फिर 4 कोर केबल है। ओके, राइट। अब हम लोग आगे जब देखेंगे तो अब इसी में आपका आएगा 2 तरीके का केबल, एक होता है सॉलिड केबल और एक होता है आपका लिक्विड केबल, ठीक ना भाई। सॉलिड केबल उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग इंसुलेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, सॉलिड होगा। जैसे पेपर हो गया, रबर हो गया, ठीक है, कैम्ब्रिक हो गया, मतलब वार्निश्ड कैम्ब्रिक हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड इंसुलेशन है, ठीक ना भाई। लेकिन वही अगर इंसुलेशन यानी 3 कोर केबल है मान लेते हैं आर वाई बी, तो तीनों को इंसुलेट करने के लिए अगर हम लोग वहाँ पे ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहिए गैस यूज़ कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक तरीके से लिक्विड केबल कहलाता है, या फिर कहिए प्रेशराइज्ड केबल कहलाता है, ठीक ना, फिर कहिए प्रेशर केबल कहलाता है, ठीक ना भाई। ओके, समझ गए। तो इतने तरीके का आपका केबल है। अब उसको फिर आगे पढ़िएगा तो इसमें आपका दिखाया गया है ना, जैसे एक बेल्ट केबल होता है, ठीक ना भाई, एक स्क्रीन केबल होता है, उसका फिर प्रेशर केबल होता है। तो वोल्टेज बस समझ लीजिए, जो बेल्ट केबल होता है इसमें दिया हुआ आर्क राजपूत में, क्योंकि आपके पास तो बुक नहीं है वो वाला, इसमें बेल्ट केबल दिखाया है भाई, देखिए लीड सीट, हाँ भाई देखिए यही फोटो जो है ना आपका, पेज नंबर 21.2, सबसे नीचे वाला जो फोटो बना है ना, ठीक है, इसमें देखिए 3 कोर केबल दिखाया है,
3 कोर केबल के ऊपर पहले पेपर इंसुलेशन दिखाया गया, ठीक है, लिखा हो ना, कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के ऊपर पेपर इंसुलेशन हो गया, ठीक है, और पेपर इंसुलेशन वो देख रहा है, इसके ऊपर क्या होता है, बेल्ट चढ़ाया जाता है भाई, ठीक ना, समझ गए, और बेल्ट तीनों कोर पे चढ़ाया जाए, इसमें आपको प्रॉपर फोटो नहीं दिए गए, लेकिन सिंपल समझिए, उतना हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। बेल्ट केबल होता है, स्क्रीन केबल होता है, प्रेशर केबल होता है। प्रेशर केबल मतलब क्या, या तो हम लोग वहाँ पे लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रेशराइज लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, या फिर कहीं हम लोग गैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंसुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप, अब इसका वोल्टेज लेवल हिसाब से याद करवा दे रहा हूँ। जो बेल्ट केबल होता है ना भाई, इसको हम लोग 11 kV तक यूज़ करते हैं, ठीक है, बेल्टेड केबल 11 kV तक। जो स्क्रीन केबल होता है, स्क्रीन केबल में 2 तरीके केबल होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एच टाइप केबल हो गया, एस एल टाइप केबल हो गया, ठीक है। तो एच टाइप केबल हम लोग यूज़ करते हैं अप टू 33 kV तक, ठीक है, बेल्ट केबल 11,000, ठीक है, एच टाइप केबल 33,000, और उसके आगे में जो एस एल टाइप है, ये एस एल टाइप जो हो जाएगा आपका, इससे एबव वोल्टेज, यानी आपका ये अप टू 33 kV, मतलब 33 kV से ऊपर, मतलब बियॉन्ड 33 kV के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। और अब मान लेते हैं 66 kV से ऊपर यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेशर केबल यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल फील्ड केबल हो गया, या फिर कहिए गैस फील्ड केबल हो गया, ठीक ना भाई, ओके। अब इसी टॉपिक में है कि अब अंडरग्राउंड केबल हम लोगों ने बना लिया, हर तरीके का हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट था। अब इस अंडरग्राउंड केबल को ज़मीन के अंदर बिछाने का भी तो तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर इसको बिछाने का हम लोग के पास 2 तरीके का आपका 3 तरीके का होता है भाई, टाइप्स, ठीक है। एक डायरेक्ट लेइंग, डायरेक्ट लेइंग कहने का मतलब क्या, मिट्टी खोदिए, ठीक है, उसके बाद उसमें बिछा दीजिए, ये सिंपल सा मेथड हो गया डायरेक्ट लेइंग, ठीक है। उसका फिर ड्रॉ इन सिस्टम होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका सॉलिड सिस्टम हो जाएगा, मतलब अलग अलग मेथड है इसको बिछाने के लिए, ठीक है, ऑलरेडी ये सब पेड क्लासेस में करवाया गया है। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका आ जाएगा भाई, अब देखिए आपको पता है ये जो अंडरग्राउंड केबल है, जैसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा तो कैपेसिटेंस बन रहा था ना, लाइन टू अर्थ या फिर कहीं लाइन टू लाइन के बीच में नेचुरल, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कैपेसिटेंस बनता है, ठीक ना भाई, समझ गए, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जितने तरीके का आपने केबल डिज़ाइन किया, जैसे सिंगल कोर हो गया, 2 कोर हो गया, 3 कोर हो गया, ठीक है, तो हर एक सिंगल कोर के लिए अलग कैपेसिटेंस निकालना होगा, ठीक है, 3 कोर केबल के लिए अलग एक तरीके से आपको कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और अभी जैसे कोरिलेट करेंगे, जैसे आपने पढ़ा था ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है, यानी जो हम लोग सस्पेंशन डिस्क यूज़ करके क्या कर रहे थे, उसमें स्ट्रिंग बना रहे थे, मतलब माला बना रहे थे, और उतना हम लोग को सस्पेंशन डिस्क क्यों यूज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग का जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, उस बेसिस पे हम लोग को नंबर ऑफ डिस्क सेलेक्ट करना पड़ रहा था, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख रहे थे कि जो कंडक्टर गया है, उस कंडक्टर के सबसे नज़दीक वाला जो सस्पेंशन डिस्क होगा ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज स्ट्रेस पड़ता है, राइट, और जो सबसे दूर होगा वहाँ पे वोल्टेज सबसे कम पड़ता है, ठीक है ना, समझ गए, वोल्टेज स्ट्रेस कम पड़ता है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ आपके अंडरग्राउंड केबल में भी होता है भाई, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पड़ेगा, कंडक्टर के जस्ट ऊपर में जो आपका पेपर लपेटा हुआ है उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस से वो गुजर रहा है, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज गया है कंडक्टर के अंदर से, वो वोल्टेज क्या करता है, उस पेपर इंसुलेशन के अंदर जो वैलेंस बैंड है ना, इलेक्ट्रॉन, उसको खींचने का कोशिश करते रहता है, ठीक ना भाई, समझ गए, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही है कि कंडक्टर के जस्ट ऊपर में, यानी कंडक्टर सरफेस आप कह सकते हैं, जो आपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, और कंडक्टर के जस्ट सबसे दूर में, सबसे दूर क्या हो गया आपका, सर्विंग हो गया, ठीक है। लेकिन सर्विंग क्या है आपका, ये तो एक तरीके से कहिए कंडक्टर नहीं है ना, मतलब कहिए सबसे कम जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस होगा कहाँ होगा, ये केबल के सबसे ऊपर वाले सरफेस पे, ठीक है। तो इसको याद रखिए, मैक्सिमम कहाँ होता है, कंडक्टर के सरफेस के जस्ट ऊपर, और मिनिमम कहाँ पे होगा, तो उससे बहुत दूर, मतलब बाहर में जो आपका तीनों ये 4 लेयर है ना, 4 या 5 लेयर के बाद वहाँ पे, ठीक है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस भी क्या है आपका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे स्ट्रिंग में आप देख रहे थे कि आपका सबसे नज़दीक वाले पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा था और ऊपर वाले पे कम पड़ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, वोल्टेज को इक्वली डिवाइड करने के लिए, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी हर एक डायरेक्ट सस्पेंशन डिस्क पे बराबर बराबर वोल्टेज का स्ट्रेस पड़े, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे ग्रेडिंग किया था, ठीक ना भाई, समझ गए। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, और ये स्ट्रेस क्या है, इक्वली डिवाइडेड नहीं होता है, तो इसको इक्वली डिवाइड करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग किया जाता है भाई, ठीक ना, समझ गए। तो अब यहाँ पे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक मेथड हो गया। उसके बाद फिर आपका इंटरसीथ ग्रेडिंग किया जाता है, ठीक है, वोल्टेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
अब इसके बाद इसमें आपका कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए अनराउंड केबल है तो सीधी सी बात है इसमें कभी ना कभी फॉल्ट आएगा, तो फॉल्ट को एक तरीके से फाइंड आउट करने के लिए आपके पास तरीका होना चाहिए ना। तो सबसे पहले देखिए 3 तरीके का इसमें फॉल्ट आ सकता है। या तो ओपन सर्किट हो सकता है, ओपन सर्किट मतलब कहीं से आपका मेन जो कोर है, मतलब जो कॉपर का वायर है वो टूट सकता है कहीं से, ठीक है ना भाई। टूट गया ऐसा मतलब क्या, वो करंट नहीं ना फ्लो हो रहा है, सर्किट टूट गया बीच से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मतलब कहीं से आपका शॉर्ट कर गया, जैसे मान लेते हैं 3 कोर केबल लेके जा रहे हैं, ठीक है, अब इंसुलेशन बीच में फेल हो गया, तीनों ये 2 कंडक्टर जो है आपका आपस में सट गया, RYB सट गया, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। या फिर कहिए अर्थ फॉल्ट हो सकता है। अर्थ फॉल्ट कहने का मतलब क्या, आपका जो कोर है वो कहीं से लीक करके उसका पूरा पूरा क्या हो रहा है, ज़मीन में चला जा रहा है, ठीक है, तो आपका अर्थ फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अब ये पूरा पूरा तार जो है ज़मीन के अंदर बिछा हुआ भाई, अब बताइए ज़मीन के अंदर ये अगर फॉल्ट आपको ढूंढना होगा, समझ रहे हैं कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट, समझ रहे हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जैसे मान लेते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट होता तो आप सीधे सीधे कह सकते थे कि कोई तार जो है आपका कहीं ना कहीं से टूट चुका है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब क्या, 2 कंडक्टर आपस में सट गया होगा, कैसे सटेगा, हो सकता है बीच में पेड़ ये सब आ गया होगा, तो उसका जो लाइव हरा टहनी है, ठीक है ना, वो आपस में सट एक तरीके से चिपका दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग भाई टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मोरे लूप टेस्ट हो गया, वार्ले लूप टेस्ट हो गया, तो इस टेस्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका पावर सिस्टम पेड क्लासेस में करवाया गया है। तो ये आपका पूरा पूरा अंडरग्राउंड केबल का ओवरव्यू था। अब हम लोग यहाँ से MCQs लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप MCQs इस पे पहले RK राजपूत पे देख लेते हैं, ठीक है। 21 नंबर चैप्टर निकालिए। हाँ देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपका जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है। तो जो सेंटर में होगा यानी बीचों बीच होगा तो क्या होगा आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर 4 स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर होगा, ठीक है, बीचों बीच होता है ना। अभी जब आपने ब्लॉक डायग्राम देखा तो क्या है, कोर के सेंटर में है ना, केबल के सेंटर में आपका मेन कंडक्टर होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, तो स्टैंडर्ड मतलब आपका लपेटा हुआ, ऐठा हुआ, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम लोग वही सब लिखा हुआ है, पेपर इंसुलेशन करते हैं, फिर मेटालिक शीट प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर ये सब को रोकने के लिए एक तरीके से वो अवॉइड करता है। बेडिंग डालते हैं, बेडिंग के बाद फिर आर्मरिंग डालते हैं, ठीक है। आर्मरिंग के बाद फिर हम लोग सर्विंग डालते हैं, खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या क्या खासियत होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, लो मटेरियल कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये सब ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, जलनशील नहीं होना चाहिए, परमिटिविटी इसका लो होना चाहिए। और परमिटिविटी मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, डाइलेक्ट्रिक जब पढ़िएगा ना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका वर्ड आता है परमिटिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है आपका परमेबिलिटी, ठीक है। तो परमिटिविटी से सीधे सीधे जब आप खासकर ग्रेडिंग पढ़िएगा तो वहाँ पे आपका ये परमिटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। ओके तो इससे सब आपका प्रॉपर्टी दिखाया गया है। अब कौन कौन सा हम लोग इंसुलेशन के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं, तो रबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर यूज़ कर सकते हैं, पेपर यूज़ कर सकते हैं, वार्निश्ड यूज़ कर सकते हैं, PVC यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सिल्क कॉटन ये सब इनेबल इंसुलेशन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वोल्टेज के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो केबल है वोल्टेज के हिसाब से बांट दिए गए थे, तो ऑलरेडी हम लोगों ने याद कर लिया है, ठीक है। तो फिर से याद करते हैं, LT केबल 1000 वोल्ट के लिए, HT केबल आपका 11,000 के लिए, ST केबल 33,000 के लिए, ठीक है। और इससे ऊपर यानी अब मान लेते हैं 33 से ऊपर जाना तो क्या करेंगे, प्रेशर केबल यूज़ करेंगे, ठीक है ना भाई, ठीक है। और प्रेशर केबल से भी पहले हम लोग का ये आ जाएगा बेल्ट केबल जिसको बोलते हैं। तो बेल्ट केबल 2 तरीके से होता है भाई, ठीक है, H टाइप और SL टाइप, ठीक है। तो बेल्ट केबल कितने के लिए, 11,000 वोल्ट के लिए, ठीक है। H टाइप कितने के लिए, 33 के बी तक के लिए, ठीक है। SL टाइप कितने के लिए, एबव 33 के बी, ओके। उसका भी एक्स्ट्रा सुपर, और ये जो 66 के बी से जितना भी एबव होगा ना वो समझिए आपका प्रेशराइज्ड केबल होता है, ठीक ना भैया। तो ऑयल यूज़ करेंगे या तो फिर हम लोग गैस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लगाएंगे आगे में MCQs, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपका आ गया ऑयल फील्ड, आ गया ना ऑयल फील्ड केबल, तो ये भी आपका सिंगल कोर केबल हो सकता है या फिर कहिए मल्टीपल कोर केबल हो सकता है, ठीक है। सिंगल कोर केबल में सीधी सी बात है, इसमें वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा 132 के बी तक, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे सिंगल तार है ना, इसको RYB 2 अलग कंडक्टर से इंसुलेट करने का जरूरत नहीं है, समझ रहे बात को। और वही अगर आपको 3 कोर केबल है तो वोल्टेज क्या होगा, कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बगल में और भी आपका 2 कंडक्टर जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है आपका। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या, जो भी आप डायरेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं ना, जो पेपर यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक ना भाई, समझ गए, ताकि वो वोल्टेज को सस्टेन कर सकें। तो ये डेरिवेशन है भाई, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R2 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। और R1 R2 क्या है आपका, ये रेडियस होता है, ठीक है, ओके। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का फॉर्मूला है
तो इसी से आपका कुछ न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो फिर सब स्मॉल है। अब आ जाए डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यूज लगाते हैं, ठीक ना भाई। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडिंग का ये हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडिंग का ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर, और ऊपर लिखा है कैपेसिटी ग्रेडिंग कैसे करते हैं वो, और आपका मेथड क्या होता है अंडरग्राउंड केबल को बिछाने का वो, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर अ केबल शुड हैव, तो इसमें ऑल ऑफ द हमारी ये सस्ता होना चाहिए, डायरेक्टिव स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। बोल रहा है मैकेनिकल इंजरी से केबल का कौन सा पार्ट बचाता है, तो इसमें आर्मरिंग मार दीजिए। आर्मरिंग हम लोग मैकेनिकल इंजरी से बचने को लगाते हैं, और स्टील का बनता है हमेशा, ठीक है, स्टील टेप कह सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेशन इज यूज्ड इन अ केबल, तो एनी ऑफ द हो सकता है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एम्पायर टेप क्या होता है, तो एम्पायर टेप आपका वार्निश्ड कैम्ब्रिक, हाँ वार्निश्ड कैम्ब्रिक, मतलब वार्निश्ड बाई लिक्विड होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग मोटर के वाइंडिंग ऐसे को इंसुलेशन देते हैं ना, जैसे कोई भी आप वायर खरीद के ला रहे हैं खासकर वाइंडिंग के लिए, उसको देखते हैं आग से पेपर जलाइएगा ना माचिस से तो जलने लगता है, ठीक है। तो जो जलता है वो क्या है, वही आपका क्या है, वार्निश का इंसुलेशन चढ़ा होता है उसके ऊपर, ठीक है। उसको जला दीजिएगा तो इंसुलेशन खत्म हो जाता है एक तरीके से, ओके। अगला है थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, तो जो भी इंसुलेशन हम लोग यूज़ करें उसका थिकनेस किस पे डिपेंड करेगा, तो वोल्टेज पे हो जाएगा, ठीक ना। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही मोटा हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। बोल रहा है बेडिंग जो है किस चीज़ का होता है, तो या तो कपड़े का हो सकता है, तो जूट का हो सकता है, तो C4 कैट मारी एनी बेडिंग का काम क्या था, ये कुशन प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे, ठीक ना भाई। बोल रहा है इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड हैव, तो इंसुलेटिंग मटेरियल ऑल ऑफ देव होना चाहिए, एसिड प्रूफ होना चाहिए, जलनशील नहीं होना चाहिए, और नमी ये सब इसके अंदर कभी भी हाँ रिसना नहीं चाहिए, मतलब पानी ये सब कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करे ये, ठीक है। अगला बोलता है केबल इमीडिएटली एबव मेटालिक शीट, मेटालिक शीट के बाद क्या डालते हैं हम लोग, तो बेडिंग डालते हैं, ठीक ना भाई। तो बी फॉर बॉल हो जाएगा। बोल रहा है द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल इन डीसी इज मोर देन दैट ऑफ एसी मेनली ड्यू टू, बोल रहा है डीसी के केस में करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है केबल्स में, ठीक है। तो किसके कारण, तो इसमें मारिए ना एब्सेंस ऑफ, नहीं इसमें C4 काट देता भाई, स्मॉलर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, सी देना चाहिए इसमें। देखिए डीसी के केस में ना, डीसी के केस में आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस कम होता है भाई। डाइलेक्ट्रिक लॉस कम क्यों होगा, क्योंकि देखिए डीसी में आप कह सकते हैं जो कैपेसिटेंस होगा ना, वो कैपेसिटेंस एक तरीके से फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे बात को, क्योंकि डीसी के केस में आपका कैपेसिटेंस मतलब वर्क नहीं करेगा, आप ऐसे सिंपल समझ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रांजिएंट केस में आपका क्या बनता है, कैपेसिटेंस बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है 1/2 पाई FC होता है ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका एक तरीके से खत्म होगा, सिंपल वे में रख सकते हैं, लेकिन तो फिर टेक्निकली जाइएगा तो फिर उसका एक अलग एक्सप्लेनेशन मिलेगा देखने को, ठीक है। समझिए डीसी में आपका एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक लॉस कम होगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस यहाँ पे बन नहीं रहा, ओके। अगला बोलता है इन द केस ऑफ 3 कोर फ्लैक्सीबल केबल द कलर ऑफ न्यूट्रल, तो कोर केबल के केस में हमेशा ब्लैक यूज़ करते हैं भाई, ठीक है ना। देता है ब्लैक या ब्लू देता है, सिर्फ ब्लैक देना चाहिए केबल में, तो ब्लैक ही यूज़ करते हैं। 10 का सर ए दिया है, ए दिया है ब्लू, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दिए भाई, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है ना, समझ गए। कभी कभी आपका ब्लू देगा तो कभी कभी ब्लैक देता है इसमें, ठीक है, ओके। इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक ना। और अगला पढ़ते हैं केबल डेटा आर यूज्ड फॉर 132 kV, 132 kV लिए क्या यूज़ करेंगे, तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक्स्ट्रा सुपर या तो बी होगा या तो फिर डी होगा, ठीक है ना। अब बताइए कौन सा सर 11 का सर डी दिया है, डी फॉर डॉग, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, हाँ बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा सुपर होना, एक्स्ट्रा लग गया इसका मतलब क्या, काफ़ी हाई वोल्टेज हो गया, ठीक ना, ओके। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई टेंशन कितने पे था आपका, ये एक्स्ट्रा हाई आपका 66 kV के लिए था, नहीं नहीं एक्स्ट्रा हाई टेंशन सर 66 kV पे, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज है 132 kV, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कंडक्ट पाइप आर नॉर्मली यूज्ड, हमारे नस में ए फॉर अपन मारिए अनसीथेड केबल, मैंने आपको बताया था। सीथ का क्या काम होता है, मेटालिक सीथ का काम होता है मॉइस्चर को एक तरीके से प्रिवेंट करना अंदर आने के लिए। अब मान लेते हैं कोई ऐसा अंडरग्राउंड केबल है जिसमें आपका सीथ है नहीं, तो सीथ नहीं है तो उसको सीधी सी बात है मॉइस्चर को बचाने के लिए फिर क्या करेंगे, कंडक्ट पाइप में डालेंगे ना, समझ रहे बात को, ठीक है। तो वही है कंडक्ट पाइप, जैसे हम लोग घर में वायरिंग कर रहे हैं ना अंडरग्राउंड वायरिंग, तो समझते हैं प्लास्टिक का पाइप डालते हैं, ठीक है, तब उसके अंदर वायर लाते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी पानी वानी नमी हो तो उस प्लास्टिक के अंदर ना घुसे, ओके। अगला बोलता है मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, तो मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहाँ होगा, तो इसका हमारी ये आर्मर देता है इसमें, आर्मर या फिर लीड सीट देना चाहिए, ठीक है। 13 का सर बी दिया है, बी दिया है ना, बी फॉर बॉल बेडिंग, ठीक है, मतलब जो सबसे दूर पे होगा, डी फॉर डॉग, अच्छा डी फॉर डॉग, सही है भाई। लीड सीट मतलब दूर है ना, आपके मेन कोर से दूर होता है, ठीक है ना, ओके। और वही मैक्सिमम पूछता तो कंडक्टर सरफेस पे हो जाता है आपका ये। अगला बोल रहा है इन सिंगल कोर केबल आर्मिंग इज़ नॉट डन टू अवॉइड, देखिए सिंगल कोर केबल में हम लोग आर्मिंग नहीं करते हैं, ठीक है।
तो इसका हमारी ए फॉर एप्पल, एवॉइड एक्सेसिव सीथ लॉस, ठीक ना। देखिए ऐसे समझ सकते हैं भाई, सीथ लॉस मतलब जैसे मेटालिक सीथ लॉस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग सीथ लॉस ये सीथ डाल रहे हैं ना। चलिए कोई नहीं, इसमें इसको आप एक तरीके से याद कीजिए, आप सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग नहीं किया जाता है ज़्यादातर, क्यों, ताकि हम लोग एक्सेसिव सीथ लॉस को एक तरीके से बचा सकें। ओके, अगला पढ़ते हैं डायरेक्टिव स्ट्रेंथ रबर का कितना होता है। तो इसका कितना देता है, 5 kb पर एम देता है भाई, 15 का सी देता है, 30 kb पर एम, ठीक है। यानी इसका इतना पर एम मतलब समझ रहे हैं ना, 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस को अगर देखेंगे तो 30 kb तक के वोल्टेज को ये क्या कर सकता है, सह सकता है, ठीक है, उतना तक ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगला बोल रहा है लो टेंशन केबल आर जनरली, तो इसमें हमारी 1000 वोल्ट हो जाएगा। अगला बोलता है इन केबल मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे पड़ेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस तो आपका कंडक्टर सरफेस पे हो जाएगा, डी फॉर डॉग। हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज अप टू, तो हाई टेंशन बोला ना एल टी एच टी, तो हमारी 11 kb, ठीक है, एस टी बोलता तो 33 kb हो जाता, ठीक है। अगला बोलता है सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ केबल कितना होता है, तो 50 ओम मारिए। वही अगर आपका ये डायरेक्ट बोलता है ट्रांसमिशन लाइन का, तो 200 से 400 ओम के बीच में होता है, ठीक ना। पीवीसी स्टैंड फॉर तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, तो ये फॉर एप्पल हो जाएगा। बोल रहा है इन द केबल द लोकेशन ऑफ फॉल्ट यूजुअली फाउंड आउट बाय कंपेयरिंग, तो इसमें हमारी ना इसमें आपका ऑल ऑफ द हमारी भाई, ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस ज़्यादातर हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, ऐसे देता है, क्या देता है इसमें, जो आपने 2 टेस्ट पढ़ा था ना, वार्ले लूप टेस्ट और आपका मूरे लूप टेस्ट, उसमें वही मेथड दिया है हाँ, सर, मतलब अलग किसी भी चीज़ को कंपेयर करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना भाई, सही है, किसी की चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। अगला बोल रहा है इन कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ द केबल वी यूज़, तो ग्रेडिंग करने के लिए भाई हम लोग कंपोजिट यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपोजिट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट परमिटिविटी वाले मटेरियल को यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसका ए फॉर एप्पल मारिए। अगला बोल रहा है प्रेशर केबल्स आर जनरली नॉट यूज्ड बियॉन्ड, प्रेशर केबल कितने से अब हम नहीं यूज़ करते हैं, तो हमारे न इसमें 132 मारिए ना, 132 से अब हम नहीं यूज़ करेंगे, देता है 23 का, सी दिया है, 23 का सी देता है भाई, 66 kb। 66 kg सर दिया है। लेकिन देखिए यही होता है ना, क्वेश्चन कुछ सही नहीं देता, ये प्रेशर केबल में आपका गैस वाला आ जाता है ना, गैस फील्ड केबल, तो गैस फील्ड केबल को हम लोग कितना, इसमें कितना है 66 kb के लिए यूज़ करते हैं क्या इसको भी। सर प्रेशर प्रेशर केबल का तो दिया है सर 132 kV अप टू, 132 kb इसमें दिया हुआ है ना। ना यहाँ पे सर कोड डिफाइन नहीं किया है, तो हम 32 kV ले सकते हैं और 66 kV दोनों ले सकते हैं। चलिए कोई नहीं, अगर सर मतलब यही है भाई कि इसमें देखें ना आप इसको, मतलब ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा ना, ऐसे तो उसका डी फॉर डॉग आप मतलब ज़्यादातर मतलब अगर कोई नहीं लगा के जा रहा है आर के राजपूत को, तो सीधी सी बात है वो डी ही चूज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि लिखा है नॉट बियॉन्ड, मतलब इससे अब हम नहीं यूज़ किया जा सकता, तो 66 132 kb तक तो यूज़ करते ही हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, 66 kb तक मतलब यूज़ नहीं किया जाता। नहीं सर, तो इसमें 66 kV दिया है, लेकिन अगर कोर दिया होता कि 3 कोर है तब 66 मारते हाँ हैं, वो हाँ, सिंगल मतलब कोर सिंगल होता कोर तो होता तो 132 132 मारते, तो वही ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है एक तरीके से, जी। ठीक ना। अगला पढ़ते हैं, तो मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन केबल, आर्मरिंग किस लिए यूज़ करते हैं, तो मतलब किस चीज़ से बना होता है, तो हमारे स्टील टेप हो सकता है, फिर गैल्वनाइज स्टील टेप होता है, किसी भी चीज़ को मतलब सी फॉर कैट मार दीजिए, ठीक है। हाँ, जी। अगला बोलता है केबल्स जनरली यूज्ड बियॉन्ड 66 kb, तो हमारी आपका ऑयल फील्ड हो जाएगा, ठीक ना, ऑयल फील्ड ही यूज़ करते हैं, देता है 25 का, 25 का ए, सही है भाई, ऑयल फील्ड। 25 का ये दिया है। अगला बोलता है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द रबर इज, तो हमारी 2 से 3 मारिए ना, देता है 2 से 3 देना चाहिए कन्फर्म, 2 से 3 26 का ये दिया है। सही, मतलब इसको कंपेयर किया जाता है किससे, आपके एयर से, एयर का जो परमिटिविटी होता है उससे कंपेयर किया जाता है, ठीक ना भाई, तब जाके रिलेटिव निकलता है, इक्वल टू ई नॉट इंटू ई आर होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बराबर ई नॉट इंटू ई आर, ठीक है। तो अगला पढ़ते हैं सॉलिड टाइप केबल आर कंसीडर अनरिलायबल बियॉन्ड 66 kb, मतलब सॉलिड केबल को हम लोग 66 kb से ऊपर नहीं यूज़ करते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, वो सही नहीं है हम लोग के लिए, बिकॉज, तो इसमें ऑल ऑफ देम हमारी है ना, इसमें ऑल ऑफ देम नहीं है, तो उसमें डी फॉर डॉग मारिए, देयर इज ए डेंजर ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन, ठीक है सर, डी फॉर डॉग देता है ना भाई, डी फॉर डॉग हो जाएगा, सिंगल कोर केबल को उतना हाई वोल्टेज पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं इफ द लेंथ ऑफ द केबल इज डबल्ड इट्स कैपेसिटेंस, और लेंथ को अगर डबल कर देंगे तो क्या होगा इसका बताइए, इसमें डबल हो जाना चाहिए, देता है 28 का सी, बिल्कुल सही बात। लेंथ के मतलब देखिए लेंथ बढ़ाने का मतलब क्या है आपका, सीधे सीधे ज़मीन भी तो उतना ही बढ़ते चला जा रहा है ना, समझ के बात को, तो कंडक्टर में आपका एक पॉजिटिव मानिए और लेंथ को, ये अर्थ को आप क्या मानिए, न्यूट्रल मानिए, तो इसके बीच में हमेशा क्या बनेगा, पैरेलल में कैपेसिटेंस बनते रहेगा, ठीक ना, ओके, तो ये डबल हो जाएगा। अगला बोल रहा है चार्जिंग करंट क्या होता है, तो लीड करता है, ठीक है, लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, बी फॉर बॉल मारिए।
ठीक है, बी फॉर बॉल हो जाएगा, कैपेसिटेंस का ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना। अगला बोलता है एक केबल है, ठीक है, इंसुलेशन परमिटिविटी इसका दिया हुआ है 4, इफ़ द इंसुलेशन इज रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी टू द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। देखिए कैपेसिटेंस में क्या होता है, सी बराबर एरिया बाय डिस्टेंस, ठीक है, और वहाँ पे ई नॉट क्या होता है, ऊपर में ही रहता है, मतलब आपका ये परमिटिविटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस, ठीक ना भाई। हाँ, तो कैपेसिटी अब हो रहा है रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हम 2 कर दे रहे हैं, मतलब 2 पहले 4 था, अब 2 कर रहे हैं, मतलब आधा कर दे रहा है, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ए फॉर एप्पल मारिए ना, 30 का देता है ना, बिल्कुल सही है। अगला बोलता है इफ़ अ केबल ऑफ होमोजेनियस इंसुलेशन मैक्सिमम स्ट्रेस 10 kV पर एम, देखिए क्या बोल रहा है, एक हम लोग के पास केबल है, ठीक है, ये मैक्सिमम पर एम कितना वोल्टेज स्ट्रेस सह सकता है, तो 10 kV मतलब 10,000 पर एम, ठीक है। अब बोल रहा है देन द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन शुड हैव, तो वही है डायलेक्ट्रिक, जो आपने पेपर जो लपेटा है उसका नहीं ताकत है भाई मैक्सिमम स्ट्रेस सहने का, तो यही क्या हो जाएगा, इसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, समझ रहे, इसका बी फॉर बॉल मारिए, समझ में आ रहा है क्या बोले सो। मतलब पेपर का ये खासियत है ना कि 10 kV तक का वोल्टेज पर एम ये बर्दाश्त कर ले रहा है, तो वही डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा उस केबल का, तो 10 kV पर एम हो जाएगा। अगला बोलता है इन केबल द सीथ आर यूज, तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा, प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल। इंटर सीथ, देखिए एक होता है सीथ, तो सीथ तो समझ रहे हैं, ये होता है सीधे सीधे मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए। इंटर सीथ हम लोग यूज़ करते हैं क्या, तो ग्रेडिंग में यूज़ किया जाता है स्ट्रेस को एक तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, तो इसका सी फॉर कैट हो जाएगा, ठीक ना भाई, प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देता है इसमें, ये मेथड होता है आपका इंटरसीथ ग्रेडिंग, बिल्कुल सही है। अगला पढ़ते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अ राउंड केबल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा आपके सरफेस पे और मिनिमम होगा सीथ पे, तो सी फॉर कैट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला पढ़ते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ द केबल कैन बी अवॉइडेड इकोनॉमिकली बाय, बोल रहा है किसी भी इंसुलेशन का फेल ना हो जाए, फिर ब्रेकडाउन ना हो जाए, तो कैसे उसको अवॉइड करेंगे, तो उसका हमारे सी फोर क्या है, ठीक है, इंटरसीथ करके, यानी आप मतलब जो वोल्टेज स्ट्रेस पड़ रहा है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके, इंसुलेटिंग मटेरियल विथ डिफरेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मतलब मेथड ये है एक तरीके से ग्रेडिंग करने का, ठीक ना भाई। कंपोजिट यूज़ करते हैं ना, कंपोजिट मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट परमिटिविटी, और डिफरेंट डिफरेंट परमिटिविटी कहने का मतलब क्या कि आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ग्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अगला बोलता है द इंसुलेशन ऑफ केबल डिक्रीजेज विथ, बोल रहा है किसी भी केबल का इंसुलेशन कैसे घटेगा, तो द लेंथ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द इंसुलेशन, द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द इंसुलेशन, हमारी ए फॉर एप्पल हमारी ना भाई, लेंथ अगर बढ़ा देंगे इंसुलेशन का तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंसुलेशन जो होगा केबल का वो घट जाएगा। अब इसको कैसे कहेंगे, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, द इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ अगर बढ़ाएंगे, यहाँ पे तो अभी कोई फॉर्मूला याद भी नहीं आ रहा मेरे को भाई, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए अ केबल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट हैज़, क्या होगा अल्टरनेटिंग करंट में, क्या होगा, तो हिस्टेरिसिस लॉस होगा ही, लीकेज होगा ही, कॉपर लॉस होगा ही, फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शन लॉस नहीं होता केबल में, तो फ्रिक्शन लॉस छोड़ के मार दिया, सी फोर कैट मारिए ना, देता है सी फोर कैट, फ्रिक्शन लॉस, दिया है, हाँ फ्रिक्शन नहीं लॉस, बी दिया है सर, बी फॉर बॉल दिया है, कॉपर, स्टैटिस्टिक्स एंड लीकेज लॉसेस ओनली, नहीं नहीं उसमें कॉपर लॉस भी होगा ना, करंट बह रहा था, आई स्क्वायर आर लॉस भी होना चाहिए, ठीक है, ओके, आई स्क्वायर आर लॉस तो होगा ही होगा, फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन लॉस रोटेटिंग पार्ट में होता है, यहाँ पे कोई रोटेटिंग पार्ट तो है नहीं, ठीक है ना, तो इसका और सर ये लीकेज लॉस कैसे होगा इसमें केबल में, लीकेज का मतलब देखिए क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 केस हैं, एक मिनट रुकिए, तो भाई कॉल आ रहा है, एक मिनट, देखिए जैसे आप समझिए 2 केस लेके चलते हैं, ठीक है, मेरे को सबसे पहले बताइए हम लोग के लिए हमारे बॉडी से एसी इजीली पास कर जाएगा या फिर डीसी इजीली पास कर जाएगा, ये पहले बताइए। सर डीसी इजीली पास करना चाहिए, कैसे, और मैं कहूँगा एसी एसी इजीली पास करेगा तो, डीसी में सर फ्लक्चुएट, मतलब इसे डीसी का भी एक बार जीरो होगा, फिर एक बार हाफ होगा, फिर मतलब मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम जाएगा, और डीसी डायरेक्ट सर कांस्टेंट रहेगा। नहीं नहीं वो तो फिर डीसी के में, एसी के केस में तो हम आरएमएस वैल्यू लेकर के चलते ही हैं, आरएमएस वैल्यू डीसी के इक्विवेलेंट होता है हमेशा। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ जितना मान लेते हैं डीसी में 10 एम्पेयर करंट फ्लो करवाना है, तो एसी का भी आरएमएस वैल्यू 10 एम्पेयर के बराबर है। अब बताइए कौन सा करंट ईजी फ्लो करेगा हमारे बॉडी से, अब सब दोनों सेम फ्लो करेंगे? नहीं ऐसा नहीं होता भाई। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एसी कैपेसिटेंस में डीसी जो होता है कैपेसिटर से फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है समझ गए, और एसी जो होता है कैपेसिटेंस से इजीली फ्लो कर जाता है, राइट, इतना पता है आपको। तो यही सेम चीज़ हम लोग के बॉडी में भी होता है। हम लोग के बॉडी में क्या है,
नेचुरली कैपेसिटेंस बना हुआ होता है, ठीक ना भाई, समझ गए, यानी हमारा कैपेसिटी बॉडी जो है कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। कैसे, तो समझिए, जैसे आप जब खड़े हैं तो आपका ज़मीन, आपका जो पैर है वो कहाँ है, ग्राउंड पे है, ज़मीन पे है, ठीक है, यानी कहिए लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। और अगर आपने किसी लाइव वायर को छुआ तो वो क्या है, आपका हाई पोटेंशियल है, ठीक है। तो जो ज़मीन है और जो आपका हाथ से छुआ हुआ लाइफ कंडक्टर है, ठीक है, इसके बीच में आपका ये जो बॉडी है ना पूरा, ये क्या करता है, डायलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है, ठीक है, यानी आपका ये सीधे सीधे कैपेसिटेंस बनता है, ठीक है, समझ में आया। और अभी कैपेसिटेंस का अगर आप फार्मूला देखिएगा तो वहाँ पे जो ई नॉट आ रहा था ना, जिसको हम लोग बोल रहे थे परमिटिविटी, ठीक है, समझ रहे हैं, राइट। तो कैपेसिटेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये परमिटिविटी के ऊपर, ठीक है। तो अभी समझिए, सिंपल वे में इतना समझ गया ना कैपेसिटेंस कैसे बन रहा है, सो राइट, क्योंकि आपका जो पैर है वो ग्राउंडेड पे है, ठीक है, वो ग्राउंड हुआ। जैसे देखिए ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस कैसे बनता है, ऊपर में मान लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन गया है, ठीक है, आर फेज, और नीचे में जमीन है, तो इसके बीच में एयर क्या करता है, डायलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उस एयर को हटा करके अपने आप को एक तरीके से रख दीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, दोनों वायर को हाथ से पकड़ लिया, यानी वायर में आप लटके हुए हैं, और आपका जो ज़मीन है वो ग्राउंड में सट रहा है एक तरीके से, ठीक है। कैपेसिटेंस बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो यहाँ से करंट बहुत फास्ट तरीके से ग्राउंडेड में चला जाएगा, ठीक है, समझ आए, क्योंकि एसी करंट जो होता है कैपेसिटर से फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन वही अगर डीसी होगा तो डीसी नहीं फ्लो कर पाएगा। क्लियर हुआ। तो अब लीकेज का मतलब समझिए, लीकेज का मतलब यही होता है भाई कि कहीं पे भी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है और उसको अगर कैपेसिटेंस बनता हुआ मिल गया ना, समझ गए, तो वहां से आपका क्या होता है, करंट फ्लो होने लगेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग करंट एक तरीके से, ठीक है, समझ में आया? राइट। तो समझिए जैसे तार बिछा हुआ है जमीन के अंदर, ठीक है, उसके जस्ट बगल में जमीन है ना, समझ रहे बात को, नमी वाला एरिया है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, एक तरीके से ग्राउंड प्लेट की तरह बिहेव करेगा, और ये जो कॉपर वायर गया है जिसके अंदर से आपका करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, एक तरीके से लाइव वायर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव। और इसके बीच में क्या है, एक तरीके से एयर है, या फिर कहीं नमी है, या फिर कहीं डायलेक्ट्रिक डाला हुआ है, तो वहाँ से क्या हो, कुछ ना कुछ करंट हमेशा लीक करते रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लीकेज करंट। क्लियर। तो इसमें सी फॉर कैट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर लॉस तो भाई हमेशा अवेलेबल होगा, डीसी और एसी हो, तो पता नहीं किस बेसिस पे आंसर दिया है। अगला पढ़ते हैं, इन अ केबल द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम। तो सरफेस का देखिए, अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया ना, तो सबसे ज़्यादा किस पे होगा, सरफेस नज़दीक है फिर कोर नज़दीक है, तो सीधी सी बात है कोर नज़दीक है ना, कोर मतलब क्या, एकदम सेंटर, ठीक ना भाई, समझ गए। तो सर डी देता है 28 का कितना है, 38 है ना, हाँ 38 का डी देगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगला बोलता है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कैसे करते हैं, तो यूज़ ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट परमेबिलिटी, परमेबिलिटी नहीं होगा, परमिटिविटी होना चाहिए, ठीक ना भाई, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। देखिए बताता हूँ, कैपेसिटेंस रिक्वायर नहीं, केबल यूजिंग डायलेक्ट्रिक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये भी हो सकता है। क्या देता है भाई इसका आंसर, ए होगा सर, ए दिया ना, तो यहाँ पे परमिटिविटी होगा, परमेबिलिटी नहीं होगा, ठीक ना भाई, ये मैग्नेटिज्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है, गलत है आपका लिखा हुआ, यहाँ पे परमिटिविटी होगा हमेशा वर्ड में, तो सुधार लीजिए। देखिए अगला पढ़ते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स आर लेड एट सफिशिएंट डेप्थ, मतलब अंडरग्राउंड केबल को एक पर्टिकुलर गहराई में डाला जाता है, क्यों, तो मारिए डी फॉर डॉग, मारिए फॉर ऑल ऑफ द, रुकिए, टू मिनिमाइज द टेम्परेचर स्ट्रेस, टू अवॉइड, इसका सी फॉर कैट देता है भाई, 40 का, 40 80। देखिए इसका बी फॉर बॉल जो ऑप्शन है ना, ये एक तरीके से यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था, टू अवॉइड बीइंग अनअर्थड ईजिली ड्यू टू रिमूवल ऑफ सॉइल, ठीक है। मतलब अब देखिए ऐसा है कि जो आदमी पढ़ के नहीं जाएगा वो तो डी फॉर डॉग मार देगा, ठीक है, मान लेते हैं एकदम फ्रेश स्टूडेंट है, उसको पता नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन उसने राउंड केबल पढ़ा तो उसमें से डी होगा। लेकिन अगर आप यही टेस्ट सीरीज मार के जा रहे हैं तो आपको पता है कि इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन सब में से सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है बेटर तरीके से वो सी है। अगला बोलता है द एडवांटेज ऑफ केबल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज, मतलब दोनों कंपेयर करके बताना क्या होता है, तो उसका सी फॉर कैट मारिए, इट कैन बी यूज्ड इन कंजस्टेड एरिया, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। वो रहा है मेटालिक सील्डिंग ऑन द केबल, जो यूज़ कर रहा थिकनेस कितना होना चाहिए, ठीक है। मेटालिक सील्ड मतलब कह सकते हैं, सीधी सी बात है, वो जो आप यूज़ कर रहे हो ना लीड सी जिसको बोलते हैं, जो मॉइस्चर रोकता है एक तरीके से, उसका थिकनेस बताना है। तो थिकनेस कितना देता है, 3 से 5 हाँ, मतलब ये 3 से 5 अब 3 से 5 समझ सकते हैं, स्केल पे देख रहे हैं ना कितना पतला पतला होता है, ठीक है। हाँ तो आगे पढ़ते हैं, केबल फॉर 220 kV लाइन्स आर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कंप्रेस्ड ऑयल मारिए ना, इसका सी फॉर कैट हो जाएगा, कंप्रेस्ड ऑयल, या फिर इसी को बोलते हैं प्रेशर ऑयल, ठीक ना भैया, फिर कहिए कंप्रेस्ड गैस, या फिर कहिए प्रेशराइज्ड गैस इंसुलेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगला बोलता है, इन अ केबल इज़ टू बी डिज़ाइन फॉर यूज़ ऑन 1000 kV, विच इंसुलेशन यू वुड प्रेफर, तो इसमें हमारी ये डी फॉर डॉग कंप्रेस्ड एसोसिक गैस यूज़ करेंगे इंसुलेशन के लिए, ठीक है।
क्योंकि इसका डायलेक्ट्रिक डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर। बोल रहा है इफ़ पावर केबल है ना, कम्युनिकेशन केबल देखिए ये है एक तरीके से पढ़े थे ना हम लोगों ने इंडक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे आपको पता है जी सर, पावर हाँ केबल हाँ। और कम्युनिकेशन केबल दोनों पैरेलल चल रहा है साथ साथ में, तो इसके बीच में इंटरफेरेंस ना हो तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर का दूरी होना चाहिए, लाजमी है, इतना रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जी। बोल रहा है कॉपर एज अ कंडक्टर फॉर केबल इज यूज्ड एज, तो इसमें मारिए ना एनील्ड देता है भाई, एनील्ड एनील्ड कॉपर यूज़ करते हैं, देता है ना, बिल्कुल सही। देखिए एनील्ड कॉपर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जी जी एनीलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को गर्म करते हैं पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, ठीक है, और फिर उसको जी गर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा जी करने से हमारा जो लाइफ होता है किसी भी, जैसे देखिए लोहा को देखे है ना, लोहा को जैसे मान लेते हैं आपको कोई छेनी बनाना है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, पैना करने के लिए गर्म करते हैं, उसके बाद पीटते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, ठीक है, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर पीटते हैं, ठीक ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग एनीलिंग बोलते हैं। और इससे क्या होता है, आपका जो शार्पनेस आएगा ना, उस जी शार्पनेस का, जैसे आप मान लेते हैं पिलर काटना है, कॉलम काटना है आपको, ठीक है, कंक्रीट वाला, तो उसमें देखते हैं धार इसे मुड़ने लगता है ना, अगर कच्चा छेनी होगा तो, ठीक है, समझ गए बात को, जी तो उसका धार जी हमेशा बना रहे, तो उसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। यानी कहिए सीधे सीधे ये लाइफ को एक तरीके से इंक्रीज़ करता है। तो कॉपर भी हमारा मेटल है, तो कंडक्टर में हम लोग कौन सा कॉपर यूज़ करते हैं, यही वाला एनिल्ड कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक ना भाई। ओके, अगला है द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में ऑल ऑफ देव होना चाहिए, परमिटिविटी लो होना चाहिए, रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। अगला बोलता है एडवांटेज ऑफ ऑयल फील्ड केबल इज, तो क्या है, तो ऑल ऑफ देव हमारी ना इसमें, ठीक है। ऑयल के अंदर कोई भी परफेक्ट इम्प्रेगनेशन, स्मॉलर ओवर ऑल साइज, मतलब ये लिक्विड यूज़ कीजिएगा ना तो उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। पेपर आप लपेटिएगा हाई वोल्टेज के लिए तो उसको ज़्यादा मोटा करना पड़ जाएगा ना आपको, ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको देना है यहाँ पे। बोला द डिसएडवांटेज विथ पेपर एज इंसुलेटिंग मटेरियल इज, पेपर के साथ क्या डिसएडवांटेज है तुम्हारी, इसमें हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक ना भाई, मतलब इसमें नमी आ जाता है, ठीक है। ओके, अगला बोलता है ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ अ केबल डिपेंड्स अपॉन, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, तो इसमें भी ऑल ऑफ द हो जाएगा, मॉइस्चर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है, वर्किंग टेम्परेचर मतलब क्या, करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चलते आई स्क्वायर आर लॉस के चलते कितना गर्मी पैदा कर रहा है वो, ठीक है ना। और टाइम ऑफ एप्लीकेशन मतलब कितने देर के लिए आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका केबल ख़त्म हो गया। अब पावर सिस्टम में आपका सीधे सीधे एक टॉपिक बचा हुआ है जो है आपका 17 नंबर, ठीक ना भाई, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो ये कुछ है नहीं, ये सब इजी है, कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जाएगा इसमें, ठीक है, और कुछ फार्मूला ये सब भी है। समझ मतलब कहिए पूरा पूरा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक अगर आपका क्लियर होगा, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो उसमें दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है, बाकी आपका तो थ्योरी है। तो हम लोग उसको शाम में कवर करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर शाम में कोई छोटा टॉपिक देखते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा बड़ा है तो 300 क्वेश्चन है इसमें करीब, तो छोटा टॉपिक में देखते हैं, कोई भी होगा उसको हम लोग कर लेंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन है, या फिर कहीं ट्रैक्शन हो गया, या फिर कहीं हीटिंग वेल्डिंग ऐसा हो गया ना, जो भी होगा उसको कर लेंगे।